इकोनॉमिक्स में 90 से 100 नंबर लाना हो गया है अब आसान, क्योंकि मैंने डिजाइन किया है एक कोर्स जो कि 10 सैंपल पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई मार्किंग स्कीम के डिजाइन से बनाया गया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल पेपर 1 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि कैसे आपको आंसर लिखना है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे है। और साथ ही साथ ये आपको मिलेगा भरत क्लासेस एप्लीकेशन पर और भरत क्लासेस 3 to 5 यूट्यूब चैनल पर, जो कि ये है। अब बात करते हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन की। और 6 मार्क्स क्वेश्चन में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन थोड़े बड़े टाइप के हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिख रहा है कि एक पैसेज दे रखा है और उस पैसेज के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बेसिस पर पैसेज को ही हम समझ सकते हैं। या फिर हम पहले पैसेज पढ़ लें फिर क्वेश्चन पढ़ लें। तो मेरा जो सजेशन है वो आप लोगों को पहले इसका एक बार क्वेश्चन रीड जरूर कर लो, देन पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपको पैसेज पहले के मुकाबले बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। देखो, अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आपको लगेगा कि ये कहाँ था, तो कहाँ था, या तो ऐसा हो जाएगा या फिर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ये सब समझने से के लिए ना हमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि आगे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Over the centuries, money has evolved in various forms. In the light of the given statement, state the discuss briefly any two forms of money. अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत इजीली हमें ऐसे ही समझ आ रहा है कि ये मनी से रिलेटेड है, पहली बात तो। और अगर ये क्वेश्चन मनी से रिलेटेड है तो ये बोला है स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी टू फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ये कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो दे रखी होगी उसी फॉर्म्स ऑफ मनी की बात हो रही होगी। अभी पढ़ेंगे कौन सी फॉर्म्स ऑफ मनी। कुल मिलाकर हमें क्लियर होता है कि यहाँ चैप्टर जो है वो मनी का है, ठीक है। और ऊपर बोल रहे हैं कि ओवर द सेंचुरीज, ठीक है, मनी हैज इवॉल्व इन अ वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स में मनी आ चुकी है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको इसका आंसर देना है। तो ऑब्वियसली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इन द मॉडर्न टाइम digital currency like CBDC is a quite essential. However, it comes with its own benefit and potential risk. Do you agree with the given statement, giving valid argument in support of your answer? अब देखो यहाँ पर लिखा है डिजिटल करेंसी, कुल मिलाकर करेंसी की बात हो रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मनी से ही रिलेटेड है, ठीक है। अभी एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है भाई हिंदी में। तो लिखा है सदियों से पैसा विभिन्न रूप में विकसित हुआ है। बिल्कुल, दिए गए कथन के आलोक में पैसे के किसी भी दो रूप को संक्षेप में बताएं, वही दो रूप बताने, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एक मजबूत राय बनाई है कि आधुनिक समय में डिजिटल मुद्रा और सीबीडीसी की तरह काफी आवश्यक है, हालांकि अपने लाभ और संभावित जोखिम है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर में के समर्थन में वैध तर्क दें। अब हमें देखो भाई इसको पढ़ना है और पढ़ते हुए हमें समझना है। तो बिल्कुल जैसा आप पेपर में पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ो। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको साथ में ही एप्लीकेशन में मिलेगी, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। एज सोसाइटीज डेवलप्ड फ्रॉम हंटर्स एंड गैदर्स, बिल्कुल हंटर एंड गैदर की सोसाइटी रही है। द मटीरियल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज्ड, बिल्कुल मटीरियल नीड बढ़ा है। टू बिल्ड अ हाउस, वेयर क्लॉथ, मेक वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स एटीसी, सिंस दीज नीड कुड नॉट बी प्रोड्यूस इंडिविजुअली, तो कभी भी अकेले अकेले तो बने नहीं। पीपल हैड टू परचेज देम फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से लेना पड़ा है। और दीज परचेजेस फॉर एग्जाम्पल वर पेड इनिशियली बाय बार्टर, तो बार्टर का मतलब है एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, एक गुड्स देना है एक गुड्स लेना है। अ लेदर स्किन क्लॉक फॉर अ स्पीयर, बिल्कुल। एज अ barter had its limit, how many clocks for a spear, तो barter got standardized in term of metals or cowrie shells. Now people knew the value of both the clock and the spear in term of bronze and cowrie shells. This was still barter, as both bronze and shells are a intrinsic value.
शेल्स वर डिजायर फॉर देयर ब्यूटी। बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो यहाँ पर लबादे की बात हो रही है, जो कहते नहीं जानवर का पूरी खाल जो होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और उसकी जगह पर भाले की बात हो रही है कि भाई एक तरफ आपने क्या करा, जो लबादा होता है, लबादा बोले तो जैसे पूरी मान लो किसी जानवर की पूरी खाल इकट्ठी कर ली जिसे आप पूरा ओढ़ भी सकते हो, उसके बदले आप भाला ले रहे हो, ठीक है। और या फिर बाद में वो बोलने की ब्रॉन्ज मेटल हो गया, और कौड़ी, जो कौड़ी चलती थी उसकी बात हो रही है, और कौड़ी को ब्यूटी के हिसाब से उसका देखा जाता था। दिस सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम इनटू मेटल करेंसी, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, अभी आप देखोगे ये बार्टर सिस्टम है। आपने लबादे से क्या लिया, भाला लिया, या फिर इन्हीं की जगह पर आपने कौड़ी का इस्तेमाल करा। जो कौड़ी है वो भी अपने आप में एक करेंसी तो है, बट वो करेंसी ना, कौड़ी कौड़ी भी एक वस्तु ही है, इसलिए हम इसे गुड्स सिस्टम के नाम पे ही, मतलब बार्टर सिस्टम का नाम देते हैं। तो बोलते हैं ये सिस्टम धीरे 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 किस में चले गया, मेटल करेंसी में चले गया। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर कॉइनेज, तो गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन वर द ऑफ शूट ऑफ दिस सिस्टम, वर दे हैड फीचर ऑफ बार्टर, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर है इंट्रांसिक वैल्यू, ठीक है, एज वेल एज मनी, दे वर स्टैंडर्डाइज रिपीटेशन ऑफ वैल्यू, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, तो दे वर स्टैंडर्डाइज, तो इन्हीं को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू के रूप में देखा गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी टू फैक्ट्स एमर्ज हिस्टोरिकली, तो दो हमें मनी से रिलेटेड हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट्स मिले हैं, वो क्या है, मनी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ आइदर कमोडिटीज विच हैव इंट्रांसिक वैल्यू और इन टर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो भाई मनी से हमें दो ही चीज मिली, या तो वस्तु या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट। मनी इज यूजुअली इशूड बाय अ सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल बैंक और या इसका रिप्रेजेंटेटिव। इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स इकोनॉमी, या अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो करेंसी इज फॉर्म ऑफ मनी दैट इज इशूड exclusively by some component authority जैसे कि सेंट्रल बैंक। इट इज लाइबिलिटी ऑफ द इशूइंग सेंट्रल बैंक एज एसेट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक। करेंसी इज यूजुअली इशूड इन पेपर फॉर्म और पॉलीमर फॉर्म, बट द फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फॉर्म ऑफ मनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताती नहीं है। इन द रीसेंट पास्ट, कुछ समय पहले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशूड अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। सीबीडीसी जो है इज अ करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। देखो डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है कि एक करेंसी ऐसी होगी जो प्रॉपर एक फॉर्म, मतलब प्रॉपर जैसे आपकी करेंसी होती है, नोट होता है तो नोट में एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो वैसे ही आपकी एक डिजिटल करेंसी होगी जो आपके फोन में होगी, डिजिटल होगी, और उसको आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब वो पर्टिकुलर नोट दूसरे पर्सन के पास जाएगा। इस तरीके की एक करेंसी आरबीआई ने लॉन्च करने की बात हुई है, ठीक है। और इट सर्व ऑल द पर्पस ऑफ अ पेपर करेंसी इन डिफरेंट फॉर्म, तो ये बिल्कुल वैसी करेगा जैसे पेपर करेंसी करता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी हैज अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट, तो इसके कुछ बेनिफिट हैं, सच अ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश, तो कैश पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो कम कम हो जाएगी। एंड रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, रिस्क खत्म हो जाएगा, खत्म तक हो जाएगा जहां तक है। तो इंट्रोडक्शन of CBDC would possibly lead to a more robust, efficient, trusted, regulated payments option. There are associated risks such as cyber attacks and technology preparedness, but they need to be carefully evaluated against the potential benefits. तो कुल मिलाकर मनी मनी मनी, और इन्होंने यहाँ पर डिजिटल बैंक की बात भी कर दी। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जैसा हिंदी में लिखा है, जैसे जैसे शिकारियों और संग्राहकों से समाज विकसित हुआ, मनुष्य की भौतिक जरूरतें बढ़ती गई, घर बनाना, कपड़े पहनना, हथियार और औजार बनाना आदि। चूंकि ये जरूरतें व्यक्तिगत रूप से पूरी नहीं की जा सकती थी, एक पर्सन बंदा नहीं कर सकता, इसलिए लोगों ने इन्हें दूसरों से खरीदना पड़ता था। उदाहरण के लिए इन खरीदों का भुगतान शुरू में वस्तु विनिमय के जरिए किया जाता था। भाले के लिए चमड़े की खाल का लबादा, चूंकि वस्तु विनिमय की अपनी सीमाएं थी, एक भाले के लिए कितने लबादे, हाउ मैनी लबादे फॉर भाले, ठीक है, इसलिए वस्तु विनिमय धातुओं या कौड़ियों के हिसाब से मानीकृत हो गया, तो ये वस्तु विनिमय, इसे गुड सिस्टम ही कहा गया। अब लोग लबादे और भाले दोनों का मूल्य कांस्य या कौड़ियों के हिसाब से जानते थे। इसका मतलब उसको एक फॉर्म ऑफ मनी के रूप में देखने लगे बाद में। यह अभी भी वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि इसे भी वस्तु कहेंगे, क्योंकि कांस्य, जो कांस्य है मतलब ब्रॉन्ज है जो है, और शंख मतलब कौड़ी जो है, दोनों को आंतरिक मूल्य था, खुद उसका इंट्रांसिक वैल्यू थी,
शंख अपनी सुंदरता के लिए वंचित था और यही प्रणाली समय के साथ धातु मुद्राओं में विकसित हुई। तो अब धातु का भी तो इंट्रांसिक वैल्यू होती है। इसका मतलब अब एक गोल्ड है तो एक गोल्ड का कोई वैल्यू तो होगी ना, वैल्यू ऑफ गोल्ड तो होगी, मगर एक नोट है तो वैल्यू ऑफ नोट अलग चीज है और उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो अलग चीज है। ठीक है, तो सोने और चांदी के सिक्के इस प्रणाली की शाखाएं थी जहां वस्तु विनिमय की विशेषताएं थी। सोने और चांदी दोनों की आंतरिक मूल्य था, बिल्कुल था। साथ ही पैसे भी वे मूल्य का मानीकृत प्रतिनिधित्व थे। पैसे के संबंध में ऐतिहासिक रूप से दो तथ्य सामने आते हैं। पैसे ने या तो वस्तुओं जिनका आंतरिक मूल्य होता है या ऋण साधनों के रूप में लिया है। बिल्कुल, एक्चुअली ये देखो ऋण साधनों के रूप में मतलब हमने बोला ना ट्रांजेक्शन के लिए बनेंगे। आप इसे क्या कह सकते हैं, गिरवी रखना, गिरवी के लिए भी काम करा है इंट्रांसिक वैल्यू ने। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम उसका, कि गिरवी रख दिया, मतलब आप समझ पा रहे हो इसको। पैसा आमतौर पर एक संप्रभु मतलब कोई गवर्नर, हेड ऑफ द गवर्नर गवर्नमेंट होगा, प्रतिनिधि रूप के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा एक प्रकार का पैसा है जो विशेष रूप से किसी सक्षम प्राधिकारी मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह जारी करने वाले केंद्रीय बैंक की देनदारी और धारणा करने वाली जनता की संपत्ति है। मुद्रा आमतौर पर कागज या बहुलक के रूप में जारी की जाती है, लेकिन मुद्रा का रूप इनकी परिभाषित विशेषता नहीं है। ठीक है। अच्छा, हाल के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जारी की। सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की गई मुद्रा है, मैंने अभी आपको समझाया। यह एक अलग रूप में कागजी मुद्रा के सभी उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, और सीबीडीसी की शुरुआत में नगदी का कम निर्भरता, कम लेन देन लागत और कम निपटान जोखिम जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है। सीबीडीसी की शुरुआत संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। साइबर हमले और प्रौद्योगिकी की तैयारी जैसे हम जोखिम जुड़े हुए हैं, लेकिन संभावित लाभों के आधार पर उनका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन हमारे कि दिए गए पाठ और सामान्य समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सदियों से पैसा विभिन्न रूप से विकसित हुआ। दिए गए कथन में आलोक में पैसे के किसी भी दो रूपों के संक्षेप में बताएं, चर्चा करें। तो ऑन द बेसिस of over the centuries money has evolved in various form in the light of the given statement. State and discuss briefly any two forms of money. अब देखो यहाँ पर two forms of money मिल गया। एक तो बार्टर सिस्टम मिल गया, नॉर्मली पता चल रहा है आपको, बट बार्टर सिस्टम इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, फॉर्म ऑफ मनी नहीं है। तो फॉर्म ऑफ मनी में यहाँ पर आगे हमारे पास सबसे पहले उसे कहते हैं मेटल। ठीक है, मेटल। ठीक है, इसे कहते हैं मेटलिक मनी। ठीक है, और दूसरी आ गई पेपर मनी, क्योंकि आज पेपर मनी चल रही है ना। ठीक है, मेटल मनी और पेपर मनी। मेटल में गोल्ड और वो उसकी इंट्रांसिक वैल्यू है, जबकि इनकी इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती है। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है, मेटल मनी को और पेपर मनी को। ठीक है, दूसरा है वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रांग ओपिनियन दैट इन द मॉडर्न टाइम्स डिजिटल करेंसी लाइक सीबीडीसी इज क्वाइट एसेंशियल। बिल्कुल जरूरी है। हाउ इट कम्स विद इट्स ओन बेनिफिट एंड पोटेंशियल रिस्क, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट गिविंग वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कि भाई आपको इसके सपोर्ट में आपको आंसर लिखना है, उत्तर का समर्थन में। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एक मजबूत राय बनाई है कि आधुनिक समय में डिजिटल मुद्रा काफी आवश्यक है, हालांकि इसने अपने लाभ और संभावित जोखिम है। क्या आप इस दिए गए कथन से सहमत हैं? देखो भाई, बिल्कुल हम बोल सकते हैं यस, आप इससे सहमत हो सकते हैं। कारण क्या है उसके पीछे? कारण यह है कि भाई देखो, सीबीडीसी जैसी जो करेंसी है ना, अगर वो आई तो इससे सीधी सी बात है कि जो साइबर क्राइम है ना, जो आप लोगों के साथ पैसा ठग लिया, वो कम हो जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि मान लो 500 रुपये आपने किसी को दिए, तो उसके एक पर्टिकुलर कोई नंबर होगा। अगर मान लो ये नोट किसी के पास ट्रांसफर हुआ, तो कम से कम आपके खाते में हमें पता था कि आपके अकाउंट में ये नंबर के नोट अवेलेबल थे। अब ये नोट कहाँ ट्रांसफर हुए और किधर को ये चेन बना के जा रहे हैं, इससे पता चल सकता है। अब जरा इसके आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर देखो, तो बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसी मनी बना टेकन प्लेस ओवर सेंचुरी इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सच एज मेटल करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल को समझाना है और पेपर को समझाना है। तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन विच हैव इंट्रांसिक वैल्यू, ठीक है, वर यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एज दीज वर यूज्ड एज द स्टैंडर्डाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो बस आप इससे थोड़ा एक्सप्लेन और भी कर सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलिक वैल्यू और मेटल का मतलब क्या होता है। और इसको बोल सकते हो, जैसे इंट्रांसिक वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर, इंट्रांसिक वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बॉडी वैल्यू। ठीक है, कि बॉडी वैल्यू भी कुछ होती है, इंट्रांसिक का मतलब तो बॉडी वैल्यू होगी। और पेपर करेंसी का क्या मतलब है? पेपर करेंसी
कब इशू, मतलब कब तो नहीं बताओगे, उसका क्या फ़ायदा है, और कहीं ना कहीं अपने आप में ये क्रेडिट मनी भी है। क्रेडिट मनी इसलिए है क्योंकि पेपर की इंट्रांसिक वैल्यू बहुत कम होती है जबकि उसकी प्रिंटेड वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला पॉइंट, पहला आंसर। और इसका जो दूसरा आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया, यस द इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट सच एज अ रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश। कैश ले जाने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे कि लिखा हुआ था, रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, और इट लीड्स टू अ मोर रोबस्ट, एफिशिएंट, ट्रस्टेड एंड रेगुलेटेड पेमेंट ऑप्शन। हाउएवर देयर आर associated risks such as a cyber attack and the technology preparedness, but they need to be carefully evaluated against the potential benefit। तो कुल मिलाकर देखो, एक बात यह है कि आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। ये आपका आंसर है, मैं आपको साथ साथ में आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। और जो मैंने आपको समझाया था ना सीबीडीसी के बारे में, आप उसको भी इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर इस तरीके से कवर होता है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का था। थोड़ा बड़ा था, टाइम टेकन था, इसलिए आपको और पूरे पेपर में थोड़ा टाइम बचा के यहाँ पर लगाना पड़ता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी 6 मार्क्स का है, इसका मतलब ये भी 3 मार्क्स का है और नीचे वाला भी 3 मार्क्स का है। ठीक है भाई, तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, तो हाइपोथेटिकल डेटा है भाई ये, ठीक है। एक काल्पनिक आंकड़े हैं, इसको सही नाम माने और पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 2020 2023, तो दिस इज द, जो भी पुराना ईयर होता है उसे हम बेस ईयर बोलते हैं, और जो भी नया वाला, मतलब जो उससे नया होगा अपडेटेड, तो उसे बोलेंगे करंट ईयर। इसे बोलेंगे आधार वर्ष और इसे बोलेंगे चालू वर्ष, बिल्कुल। तो चालू वर्ष 2023 है, आधार वर्ष 2020 है। नॉमिनल जीडीपी जो थी वो 3000 और 4000 थी, और नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस, तो बेस ईयर प्राइस पर जब भी जीडीपी देखी जाती है तो एक्चुअली ये रियल जीडीपी है, और ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखी गई है कि नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस का मतलब ये हो गया रियल जीडीपी। तो 2022 के अंदर रियल जीडीपी थी 4000 और 2023 के अंदर रियल जीडीपी थी 4500, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी आपको देखने को मिल रही है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर 23 यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 2020 को आधार वर्ष मानकर 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। देखो भाई, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। पहली बात, जब भी परिवर्तन निकालना होता है कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो 4500 में से 4000 घटा लो, ये नॉर्मल सी बात है कि कितना। अब सब नॉर्मल सी बात, अब ये सोचना है, आपने 2020 में आपके 4000 मार्क्स आए थे और 2023 में आपके 4500 मार्क्स आए, तो इसका तो फॉर्मूले से यूज ही नहीं करवा रहे, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ है? तो 4500 से 4000, 4000 से 4500 हो गया, तो एक्चुअली 500 का चेंज आया, बट कितने में से आया? 4000 में से, इंटू 100। तो क्या करना है, यहाँ 500 आ गया, यहाँ 4000 हो गया, इंटू 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, और इसे काट दो, 4 एकम 4 और 12.5 आंसर है। परसेंटेज 12.5, इजी क्वेश्चन था। अब देखो, ये भी बड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें कोई मतलब आपको नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, कुछ अलग टाइप का मतलब। दूसरा है द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर। मल्टी लेन फ्लाईओवर का मतलब एक फ्लाईओवर बना रखा है और उसमें कई लेन है, ठीक है, और मतलब 4 5 7 8 10 गाड़ियां जा सकती हैं एक साथ। फ्लाईओवर अब मल्टी लेन है तो 2 से ज़्यादा ही है। रिड्यूस ट्रैफिक, बिल्कुल, ठीक है, ट्रैफिक को कम कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। तो जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? जीडीपी बढ़ेगी। एंड वेलफेयर इन एन इकोनॉमी, वेलफेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस। देखो भाई, जीडीपी और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जीडीपी इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब वो बोल रहे हैं कि अगर जीडीपी क्वांटिटी की वजह से बढ़ जाए, इफ जीडीपी इंक्रीजेस बाय क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी की वजह से बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे वेलफेयर आएगा, कल्याण आएगा, ठीक है, कल्याण होता है, बिल्कुल कल्याण होता है। अब वो बोल रहे हैं यार मल्टी लेन फ्लाईओवर बना रखा है। अब मल्टी लेन अगर फ्लाईओवर बना रखा है तो सीधी सी बात है ना, इसका मतलब ज्यादा लेन बनी हुई है, ज्यादा लेन बनी है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आज का इन्वेस्टमेंट कल को जीडीपी बढ़ाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा तो ये अपने आप में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं चीजें। देखो ना, मल्टी लेन फ्लाईओवर के निर्माण पर
सार्वजनिक निवेश, देखो पहले ही बोला, इससे यातायात की भीड़ कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उपरोक्त कथन के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण पर इसके संभावित प्रभाव की चर्चा करें, दोनों बढ़ेगा। आंसर देखते हैं। तो देखो पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया था, ये लिखा आंसर, ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन ये। और सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर मे इम्पैक्ट द जीडीपी पॉजिटिवली, बढ़ेगी, as good quality infrastructure like an effective transport system generally attracts higher investment in economy and may lead to an increase in employment opportunity. It may also lead to reduction in travel time and lower average transportation cost. तो transportation cost कम आएगी, टाइम भी कम लगेगा, और कॉन्सिक्वेंटली इट में इंक्रीज द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन, इट्स मीन वेलफेयर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। तो मल्टी लेन फ्लाईओवर के निर्माण पर सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा जैसे एक प्रभावी परिवहन प्रणाली आमतौर पर अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश को आकर्षित करता है और इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। इससे यात्रा के समय में भी कमी आ सकती है और औसतन परिवहन लागत कम हो सकती है, नतीजन इससे नागरिकों की भलाई बढ़ सकती है। देखो भाई ये आंसर जो है ना, ये आंसर लिखे गए हैं, तो आप मत सोचो कि आप इतनी भारी भरकम लैंग्वेज नहीं लिख सकते, सिंपल सोबर आसानी से लिख दो, सीधा सीधा मल्टी लेन फ्लाईओवर से जीडीपी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ भारी इन्वेस्टमेंट हुआ है, भारी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लोगों को टाइम कम लगेगा और हमारी परिवहन की कॉस्ट कम आएगी, जिससे लोगों की वेल बीइंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हो जिससे कि वेलफेयर होता है और जीडीपी भी बढ़ती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ये दो ही क्वेश्चन थे, मगर एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, क्वेश्चन 17 का, और अगर आपको 17 पहले वाला नहीं करना तो इसका और कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, ये भी 3-3 मार्क्स के हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स पता है ना क्या होता है? फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जिनको फाइनल यूजर द्वारा, ठीक है, जो अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच चुके होते हैं। तो जो फाइनल यूजर के पास पहुंच जाए वो क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु हो जाएगी, अपना एंड यूजर हो जाएगा। फाइनल यूजर ही एक एंड यूजर है इसका, ठीक है। अब बोले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। भाई देखो कंजप्शन गुड्स भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक फाइनल गुड्स कंज्यूम कंजप्शन भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज, बिल्कुल। डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल, आपको डिफेंड ही करना है क्योंकि ये बात सच है। अंतिम वस्तुओं को उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं में वर्गीकृत करने के आधार पर इसके उपयोग की आर्थिक प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल। देखो ये कंजप्शन के पर्पस गया है तो इसे हम बोलेंगे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे हम फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कथन का बचाव या खंडन करें। देखो मैं आपको ऐसे ही ओवरऑल समझा देता हूँ कि जो फाइनल गुड्स होता है वो अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच जाता है, वो बाउंड्री लाइन और प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका होता है, उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन बाकी नहीं होता, और उसका जो फाइनल यूजर होता है वो इट मे बी कंज्यूमर और इट मे बी प्रोड्यूसर। अगर वो कंज्यूमर के पास गया है तो उसे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है, और अगर वो प्रोड्यूसर के पास गया है तो उसे फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एक कार, अगर एक कार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक कार किसने करी है? एक कार एक पर्सन ने खरीदी है जिसे अपने ऑफिस जाना है डेली लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए उसने कार खरीदी है, तो उसे बोलेंगे एक कार है जो कि एक फाइनल यूजर के पास अपनी पहुंच चुकी है और उसने कंजप्शन के पर्पज से उसे खरीदी है। और मगर वही कार अगर एक व्यक्ति ने टैक्सी पर्पज से ली गई है तो वो एक तरीके से उसका कैपिटल है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उससे पैसे ही कमाएगा, और दोनों ही एंड यूजर फाइनल गुड्स पहुंच चुके हैं, एंड यूजर के पास पहुंच चुके हैं। अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर वो कंज्यूमर जो अपनी फैमिली के लिए कार जिसने ली थी, अगर वो उसको बेचता है तो वो सेकंड हैंड माना जाएगा, और वो प्रोड्यूसर जिसने टैक्सी के लिए कार ली थी अगर वो भी बेचेगा तो वो भी सेकंड हैंड माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक गलती मत करना भाई, इसमें रिफ्यूट ना करना, डिफेंड कर लेना, ठीक है। दूसरा नेचुरल क्लाइमेटिस, देखो यहाँ वर्ड ही आ रखा है नेचुरल क्लाइमेटिस। इन द हिल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेड टू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। अब देखो अगर मैसिव, हम यहाँ नेचुरल क्लाइमेटिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया उसके हैं, हिल स्टेट हैं, ठीक है। ऑफ द इंडिया हैव लेड टू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से खराब हो गया, बिल्कुल भाई।
आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लॉस। टाइप ऑफ लॉस क्या है, डेप्रिसिएशन है कि कैपिटल लॉस है? नॉर्मल सी बात है, कैपिटल लॉस है। नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से जब भी लॉस होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। इंडिकेटेड इन दी अफोरसेड स्टेटमेंट गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत के पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजीगत परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। बिल्कुल होगा। उपयुक्त कथन में दर्शाए गए नुकसान मूल्यह्रास है या पूंजीगत हानि? तो पूंजीगत हानि है। के प्रकार की पहचान करें, अपने उत्तर के समर्थन में व्याकरण दें। देखो भाई, नॉर्मल सी बात समझना, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसे कहते हैं मूल्यह्रास। मैं आपको मूल्यह्रास से मतलब समझा रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो 3 चीजों पर आता है, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है। सडन डैमेज, हिंदी में मैं बता देता हूँ, हिंदी में मुंह से बोल रहा हूँ, सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि, ठीक है। और यहाँ पर होता है, पहले मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन। अब यहाँ प्रत्याशित अप्रचलन ही क्यों लिखा गया? क्योंकि जो ऑब्सोलेशन होता है, ठीक है, इसे कहते हैं अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब होता है मार्केट से किसी भी मशीनरी का हट जाना। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है अनएक्सपेक्टेड। भाई प्रत्याशित, या तो ये प्रत्याशित होगा या फिर ये अप्रत्याशित होगा। क्या होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब है मुझे पता है कि मेरी मशीनरी टाइम टू टाइम ये खराब होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो मेरी अगर मशीनरी डेप्रिशिएट होती जा रही है तो एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगी। तो वो नॉर्मल वियर एंड टियर, सडन डैमेज जैसा ही एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन होता है, तो ये डेप्रिसिएशन का हिस्सा है। जबकि अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेशन होता है, ये मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है भाई। ये नेचुरल क्लाइमेटीज, आग लगना, ऐसी चीजों से होता है। तो जरा इसके आंसर देखते हैं। तो पहले वाले का तो आंसर मैंने आपको बताया था कि भाई फाइनल गुड्स है और फाइनल गुड्स दोनों हो सकता है। तो द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, ठीक है। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। बिल्कुल, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अब मैंने आपको बता दी, कार का एग्जाम छोटा एग्जाम्पल दिया। A good can be considered as a consumption goods or a capital goods. It depends upon the economic nature of its use. For example, machinery purchased by household can be classified as a consumption good, whereas it purchased by firm for a further production then is a capital good. अब आप वॉशिंग मशीन को देख लो, आप स्विंग मशीन को देख लो, सिलाई मशीन ले लो। सिलाई मशीन एक घर के बंदे ने ली है तो वो कंजम्पशन गुड हो गया, और वही टेलर ने ले ली तो क्या बन गया? वो कैपिटल गुड्स बन गया, ठीक है ना। तो दिए गए कथन का बचाव किया जाता है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो सीधे उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसी वस्तु को उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु माना जा सकता है, यह उसके उपयोग की आर्थिक प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार द्वारा खरीदी गई मशीनरी को उपभोग वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि यदि इसे किसी फर्म द्वारा आगे के उत्पादन के लिए खरीदा जाता है तो इसे पूंजीगत वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये नॉर्मली आंसर राइटिंग पैटर्न है हमारा। और मगर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू राइट आंसर, आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी उसमें। दूसरा क्वेश्चन का मतलब जो सेकंड था उसका आंसर देखो। द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट caused by the recent natural calamities in the hill state of Himachal Pradesh and Uttarakhand like can be considered as capital loss. Capital loss मैंने आपको बताया ना, capital loss. Capital loss refers to the loss in the value of fixed asset due to unforeseen circumstances. अभी बताया ना मैंने, unexpected obsolescence like natural disaster, theft, fire, etc. तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूंजीगत संपत्तियों में बड़े पैमाने पर विनाश को पूंजीगत हानि माना जा सकता है। और पूंजीगत हानि से तात्पर्य प्राकृतिक आपदाओं, चोरी, आग आदि जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अचल परिसंपत्तियों में के मूल्य में होने वाली हानि से है। और इसको ना इंश्योरेंस से कवर किया जाता है भाई, इसको इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। जबकि एक्सपेक्टेड, ये पूरा का पूरा जो है इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से कवर किया जाता है, और अनएक्सपेक्टेड को इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। बस, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होंगे और अब उसके आंसर देखते हैं, और ऐसे ही सारे पेपर और भी देखते चलेंगे। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आपके एग्जाम रिलेटेड आने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनका भी तो फायदा होना चाहिए। और इस सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन भारत क्लासेस पर जरूर विजिट करें और अपनी जर्नी को बनाएं आसान। थैंक यू वेरी मच।